दोस्तों, क्या हुआ जब कोचिंग टीचर ने छात्रा को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाया और बार बार उसकी ओर गलत इरादे से देखता रहा और फिर छात्रा का किया जबरदस्ती रेप। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर की गलियों में शाम का समय था। पीली रोशनी में नहाई सड़कों पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक लड़की भी अपने कोचिंग क्लास से घर की ओर चल रही थी। उसका नाम था संध्या। उम्र मात्र 17 साल, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अपने सपनों की चमक थी। संध्या एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और मां गृहिणी। घर का माहौल सादा था, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाई में कभी कमी महसूस नहीं होने दी। उनका सपना था कि संध्या पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने। गणित में संध्या थोड़ी कमजोर थी। इसी वजह से पिता ने पास ही की एक मशहूर कोचिंग में उसका दाखिला करवा दिया था। कोचिंग के मालिक और मुख्य शिक्षक थे अमरेश सर। पढ़ाई में माहिर और मोहल्ले में सम्मानित माने जाने वाले व्यक्ति। उनका व्यक्तित्व बाहर से गंभीर और अनुशासित दिखता था। माता पिता ने सोचा बेटी अच्छे हाथों में है, लेकिन संध्या ने पिछले कुछ दिनों से महसूस किया था कि सर की निगाहें उस पर अजीब ढंग से टिक जाती हैं। जब वह सवाल पूछती तो जरूरत से ज्यादा नजदीक आ जाते। कभी उसके हाथ से कॉपी लेने के बहाने हल्की सी छुआन कर जाते। संध्या के मन में एक अनकहा डर पनपने लगा था। वह सोचती, क्या मैं बेवजह सोच रही हूं? शायद मैं ही ज्यादा संकोची हूं। सर तो सबके सामने पढ़ाते हैं, शायद मेरा वहम हो। लेकिन फिर कई बार ऐसा हुआ जब क्लास खत्म होने के बाद सर ने उसे रोक लिया और कहा, संध्या, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अलग से गाइड कर सकता हूं। शुरू में यह एक सामान्य ऑफर लगा। आखिर अच्छे शिक्षक कई बार छात्रों को अलग से मदद करते ही हैं। लेकिन संध्या के भीतर जो डर घर कर गया था वह इस प्रस्ताव को सुनकर और गहरा गया। उसने घर आकर मां को बताना चाहा, लेकिन रुक गई। मां वैसे भी छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाती थीं। पिता दफ्तर की जिम्मेदारियों में डूबे रहते। संध्या ने सोचा, अगर मैंने बताया और उन्होंने मेरा एडमिशन ही छुड़ा लिया तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। इस दुविधा में उसने चुप्पी साध ली। अगले दिन सर ने क्लास के बाद फिर से कहा, आज शाम को रुकना, तुम्हें डेरिवेटिव्स समझाने हैं। ग्रुप क्लास में समय कम होता है। संध्या के कदम रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। जी सर, कहकर वह चुपचाप खड़ी रह गई। उस दिन घर जाते हुए वह रास्ते भर सोचती रही, क्या सचमुच सर सिर्फ पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं या फिर मेरी शंका सही है? उसके मन में बेचैनी थी, लेकिन वह मजबूरी में मान भी गई। शाम को जब बाकी सभी छात्र चले गए तो कोचिंग का कमरा खाली हो गया। पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में अब वहां बस संध्या और सर बचे थे। बाहर सन्नाटा था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। अमरेश सर ने किताब खोली और बातें शुरू की। शुरुआत सामान्य थी। उन्होंने सवाल समझाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका लहजा बदलने लगा। वह जरूरत से ज्यादा मुस्कुराने लगे और नजरों का बोझ बढ़ने लगा। संध्या ने अपनी कॉपी में नजरें गड़ा लीं। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसे बस वहां से निकलना था, लेकिन वह हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। तभी सर ने धीरे से कहा, तुम बहुत होशियार हो संध्या, और बहुत सुंदर भी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी आंखों में कितनी मासूमियत है। यह सुनकर संध्या का दिल धक से रह गया। अब उसकी शंका पुख्ता हो गई। यह शिक्षक अब शिक्षक नहीं रह गया था। उसका गला सूख गया। उसने बमुश्किल कहा, सर, मुझे घर जाना है। मां इंतजार कर रही होंगी। लेकिन सर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी नजरों में अब अजीब सी चमक थी। उस पल संध्या को साफ दिख गया, यह रास्ता गलत है। यह आदमी जिस पर उसके माता पिता ने भरोसा किया था, उसी भरोसे का गला घोंट रहा था। वह उठ खड़ी हुई और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर सर का साया आ गया। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था
कान फट पड़ेंगे। डर, गुस्सा, लाचारी, सब भावनाएं मिलकर उसके भीतर ज्वालामुखी बन चुकी थीं। उस पल संध्या ने मन ही मन कसम खा ली, अगर आज कुछ गलत हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आंसुओं के पीछे अब एक अडिग जिद भी थी। कमरे का माहौल भारी हो चुका था, बाहर अंधेरा था, लेकिन संध्या के मन में धीरे धीरे एक औरत बनने की ताकत जाग रही थी। वह ताकत जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती है। कोचिंग का वह कमरा अब संध्या के लिए जैसे किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। दरवाजे पर खड़ा अमरेश सर भी हाथ में कॉपी और आंखों में अजीब सी चमक लिए उसे देख रहा था। संध्या ने अंदर ही अंदर हिम्मत बटोरी, लेकिन बाहर से वह एक मासूम किशोरी ही लग रही थी, जो इस अचानक बदलते माहौल को समझ ही नहीं पा रही थी। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह धीरे से बोली, सर, मुझे सच में देर हो रही है, पापा इंतजार कर रहे होंगे। अमरेश हंसा, एक ठंडी और चुभती हुई हंसी। इतनी जल्दी क्या है? पढ़ाई का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें टॉप करना है ना? बाकी लड़कियां तो बस समय पास करने आती हैं, पर तुम में कुछ अलग है, इसलिए मैं तुम्हें खास समझाता हूं। संध्या ने उसकी बातों के बीच अपनी कॉपी उठाई और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर सर ने दरवाजे पर हाथ फैला दिया। उसके मन में जैसे बिजली कौंध गई। डर की परछाई उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, प्लीज सर, रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन सर की आंखों में अब लालसा थी। डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भला ही तो चाहता हूं। उसके शब्दों का बोझ संध्या के सीने पर पत्थर बनकर बैठ गया। वह कांप रही थी। उसके अंदर गुस्सा और डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसने पूरे जोर से कहा, अगर आपने रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं चिल्ला दूंगी। यह सुनकर सर कुछ पल के लिए ठिठक गया। शायद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी मासूम दिखने वाली छात्रा अचानक इतनी सख्ती से बोल देगी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक और मुस्कान आई। चिल्लाओगी? यहां सुनने वाला है कौन? सब तो जा चुके हैं, और वैसे भी लोग तुम्हीं पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे लड़की ही क्यों रुक गई थी क्लास में। तुम्हारे मां बाप को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, सोचो। ये शब्द संध्या के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आंसुओं के बीच एक चिंगारी भी जल उठी। वह जानती थी कि अगर आज उसने चुप्पी ओढ़ ली तो यह आदमी बार बार उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। उसकी हिम्मत टूट जाएगी, और न केवल उसकी, बल्कि उन तमाम लड़कियों की भी थी जो अमरेश जैसे लोगों के शिकंजे में फंस सकती हैं। उसने गहरी सांस ली और अचानक दरवाजे पर रखे सर के हाथ को जोर से धक्का दे दिया। अमरेश लड़खड़ा गया और संध्या तेजी से बाहर भागी। गलियारे से नीचे उतरते हुए उसकी सांस फूल रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वह गिर जाएगी, लेकिन उसने बिना पीछे मुड़े भागना जारी रखा। बाहर पहुंचते ही वह सड़क पर आ गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन सड़क पर गुजरते कुछ लोग देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे और घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। इतनी देर क्यों हो गई? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? संध्या कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसने बस कहा, कुछ नहीं मां, क्लास लेट हो गई थी। मां ने ज्यादा नहीं पूछा। उन्होंने सोचा थकी होगी। खाना परोसा और वही रूटीन वाली बातें करने लगीं, लेकिन संध्या का मन वहां नहीं था। उस रात संध्या बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। दरवाजे पर खड़ा सर, उसकी मुस्कान, उसकी बातें उसके कानों में गूंज रहा था। लोग तुम्हीं पर उंगली उठाएंगे। संध्या ने तकिए में मुंह छिपा लिया और रो पड़ी, लेकिन उसके रोने के साथ साथ एक और विचार उसके भीतर मजबूत होता गया। क्या सचमुच लोग मेरी गलती निकालेंगे? क्या सचमुच दोष मेरा होगा? नहीं, गुनाह तो उसका है, मैं क्यों डरूं? लेकिन फिर दिमाग में दूसरा ख्याल आया, अगर मैंने सच बता दिया तो पापा को गुस्सा आ जाएगा, शायद मेरी पढ़ाई ही रुक जाए, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, मां पापा की इज्जत पर दाग लगेगा। यह सोचते सोचते वह और भी उलझ गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात छटपटाती रही। अगले दिन जब वह कोचिंग जाने लगी तो उसके कदम रुक गए। गली के मोड़ पर खड़ी होकर वह सोचने लगी, क्या जाऊं वहां या छोड़ दूं?
लेकिन गणित की किताबें और आने वाली बोर्ड परीक्षा उसके सामने खड़ी हो गईं। उसने मन ही मन कहा, नहीं, डरना नहीं है, मैं पढ़ने जाऊंगी, लेकिन अब सावधान रहना होगा। वह कोचिंग पहुंची। बाकी छात्र पहले से बैठे थे। सर भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उनकी निगाहें कुछ देर तक संध्या पर टिकी रहीं। फिर उन्होंने सामान्य अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दिया। संध्या की नजरें बार बार घड़ी पर जातीं। जैसे ही क्लास खत्म हुई, वह सबसे पहले उठकर बाहर निकल गई। सर ने पुकारा भी, संध्या, तुमसे कुछ कहना था, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया और तेज कदमों से बाहर चली गई। अब हर दिन उसके लिए तनाव का नया दौर बन गया था। वह पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन सर की मौजूदगी उसे डरा देती थी। वह दोस्तों से हंसती बोलती, लेकिन भीतर से टूटी हुई रहती। वह सोचती, कितना अजीब है, हम लड़कियों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि चुप रहो, अपनी इज्जत बचाओ, बात बाहर मत जाने दो। लेकिन कोई यह क्यों नहीं सोचता कि गलती करने वाले को क्यों छुपाया जाए। संध्या का गुस्सा धीरे धीरे उसके डर पर हावी होने लगा। उसने तय कर लिया, मैं अकेली नहीं लड़ सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं आवाज जरूर उठाऊंगी। अगर मां पापा से नहीं कह पाई तो किसी और से कहूंगी, लेकिन चुप अब नहीं रहूंगी। उसने तय कर लिया था कि अगली बार जब सर उसके करीब आने की कोशिश करेंगे तो वह चुप नहीं बैठेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैंने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन अब डर कर चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरी चुप्पी टूटेगी तभी और लड़कियों की चुप्पी टूटेगी। कलम की स्याही से निकले ये शब्द उसके भीतर की क्रांति का ऐलान थे। सुबह का सूरज उगा तो आसमान में सुनहरी किरणें बिखर गईं, लेकिन संध्या के लिए सुबह का मतलब अब तनाव से भरा हुआ दिन बन चुका था। हर रोज की तरह वह स्कूल के लिए तैयार हुई, किताबें बैग में रखीं और मां से नाश्ता करते हुए बातचीत करने लगी। मां ने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी हंसी गायब है। क्या हुआ संध्या? मां ने पूछा। कुछ नहीं मां, बस पढ़ाई का दबाव है। मां ने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि बेटी के भीतर कुछ टूट रहा है। संध्या के मन में बार बार वही सवाल घूमता रहा, क्या वह सच बता दे? लेकिन जैसे ही कल्पना करती कि पापा का चेहरा कैसा होगा जब उन्हें यह पता चलेगा, उसका साहस टूट जाता। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई में कम और सोच विचार में ज्यादा रहने लगा। क्लास के दौरान जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर रहे थे, उसकी आंखें खाली सी खिड़की से बाहर टिकी रहीं। सहेली रीना ने उसे हल्के से झकझोरा, अरे कहां खोई हुई है तू? संध्या चौंक पड़ी। कुछ नहीं, बस सिर दर्द है, रीना ने भौहें चढ़ाईं। संध्या, तुझे देखकर लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तू मुझसे छुपा रही है, बताना। संध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, रीना, अगर कोई ऐसा काम करे जिससे तुझे लगे कि तू गलत जगह फंस गई है तो तू क्या करेगी? रीना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? संध्या के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना बोली, कभी कभी भरोसा करने वाले ही धोखा दे जाते हैं। रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू डर मत, अगर कुछ गलत है तो बता, मैं तेरे साथ हूं। संध्या की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी से अपना दर्द बांटने की कोशिश की थी। यह उसकी चुप्पी की पहली दरार थी। उस दिन शाम को कोचिंग में जाते समय संध्या का मन और भारी हो गया। रीना के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मैं तेरे साथ हूं। वह जानती थी कि सर फिर से उसे रोक सकते हैं, लेकिन इस बार उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह अकेली नहीं रहेगी। उसने मोबाइल जेब में रखा और पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। क्लास खत्म हुई तो वही हुआ जिसकी आशंका थी। अमरीश सर ने कहा, संध्या तुम रुको, मुझे कुछ खास समझाना है। बाकी छात्र चले गए। कमरे में फिर वही सन्नाटा। संध्या की धड़कनें तेज थीं, लेकिन इस बार उसके भीतर डर के साथ गुस्सा भी था। सर पास आए और धीमी आवाज में बोले, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूं। दूसरे छात्रों को इतना समय नहीं देता। संध्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी जेब में मोबाइल सब रिकॉर्ड कर रहा था। सर ने फिर वही बात दोहराई, तुम बहुत खास हो, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए। ये शब्द सुनते ही संध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार आंसू डर से नहीं बल्कि प्रतिरोध से आए थे। उसने साहस जुटाकर कहा, बस सर,
आप मुझे पढ़ाने के नाम पर गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं सबको बता दूंगी। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। यह सुनकर अमरेश हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या रिकॉर्डिंग? संध्या ने मोबाइल निकालकर दिखाया। हां, और अगर आपने मुझे आगे कभी परेशान किया तो यह सबके सामने आएगा, चाहे मेरे मां बाप हों या मोहल्ले वाले। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमरेश कुछ पल के लिए बुत की तरह खड़ा रह गया, फिर गुस्से से बोला, लड़की, तुझे अंदाजा भी है तू क्या कर रही है? अगर तूने कुछ बोला तो तेरा ही मजाक बनेगा। लोग तुझ पर ही उंगली उठाएंगे। संध्या कांपी, लेकिन उसने मोबाइल कसकर पकड़ लिया। चाहे लोग हंसें, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं डरने वाली नहीं हूं। उसके शब्दों में अडिग दृढ़ता थी। अमरेश ने उसके चेहरे पर नजर डाली, फिर पीछे हट गया। संध्या तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी और बाहर निकल गई। घर आकर उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने पहली बार आवाज उठाई। अभी दुनिया को नहीं बताया, लेकिन उसे बता दिया कि अब मैं शिकार नहीं, लड़ाकू हूं। यह लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में हल्कापन भी था, जैसे किसी ने उसके सीने से बोझ उतार लिया हो। अगले दिन उसने रीना को सब कुछ बता दिया। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई। रीना दंग रह गई। हे भगवान, तूने अकेले इतना सब सहा? तुझे तुरंत अपने मां बाप को बताना चाहिए। संध्या ने आह भरी। डर यही है रीना, अगर मां पापा को बता दूंगी तो वो मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। और मोहल्ले वाले, वे सर का नाम बड़ा मानते हैं, सब मुझे ही गलत ठहराएंगे। रीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। संध्या, अगर तू चुप रही तो वो और लड़कियों के साथ भी यही करेगा। तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। इन शब्दों ने संध्या के भीतर नई ताकत भर दी। अब उसकी चुप्पी की पहली दीवार टूट चुकी थी। उस रात उसने फिर अपनी डायरी में लिखा, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए लड़ूं जो इस तरह के डर में जीती हैं। कल मैं मां को सब बताऊंगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ जिद थी। अगले दिन सुबह जब संध्या उठी तो मन में अजीब सा बोझ था। रात भर वह यही सोचती रही थी कि क्या आज मां पापा को सब कुछ बता पाएगी। उसने कई बार कल्पना की, पापा का गुस्से से भरा चेहरा, मां की आंखों में चिंता, मोहल्ले वालों की फुसफुसाहट। पर दूसरी तरफ रीना के शब्द भी उसे ताकत दे रहे थे। अगर तू चुप रही तो वो और लड़कियों के साथ भी यही करेगा। नाश्ते की मेज पर माहौल सामान्य था। पापा अखबार पढ़ रहे थे, मां रसोई से पराठे परोस रही थीं। संध्या बार बार बोलने का साहस जुटाती, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती शब्द गले में अटक जाते। आखिरकार उसने ठान लिया, आज नहीं बोली तो शायद कभी नहीं बोल पाएगी। मां, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। पापा ने अखबार से नजरें उठाईं। क्या हुआ? इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? संध्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो हमारे कोचिंग के सर हैं ना, अमरेश सर, उन्होंने। उसकी आवाज टूट गई, गला रुंध गया। मां ने चिंतित होकर उसका हाथ थाम लिया। क्या किया उन्होंने? संध्या रो पड़ी। आंसू रोकना मुश्किल हो गया। उसने हिम्मत करके सब बता दिया। कैसे सर क्लास के बाद रोकते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे दरवाजे पर रोककर गलत इरादे जताते हैं। पापा का चेहरा लाल हो गया। अखबार उनके हाथ से फिसल गया। क्या ये सब कब से चल रहा है? संध्या ने सिसकते हुए कहा, कुछ हफ्तों से। मैं डरती थी बताने से, पर अब और चुप नहीं रह सकती थी। पापा की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। उसने हिम्मत कैसे की मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? मैं अभी जाता हूं उसके पास। मां ने पापा को रोकने की कोशिश की। जरा ठहरिए, पहले सोचिए। बिना सबूत के अगर आप कुछ करेंगे तो लोग कहेंगे हमारी बेटी झूठ बोल रही है। पापा ने मुट्ठी भींची। तो क्या चुप बैठे रहें? मेरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। संध्या ने धीरे से मोबाइल जेब से निकाला और रिकॉर्डिंग चलाई। कमरे में वही आवाज गूंज उठी, तुम बहुत खास हो, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए। फिर उसकी अपनी आवाज, बस सर, आप मुझे पढ़ाने के नाम पर गलत फायदा उठा रहे हैं, मैं सबको बता दूंगी। रिकॉर्डिंग सुनते ही पापा का चेहरा और कठोर हो गया। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये आदमी सिर्फ मेरी बेटी नहीं, जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद करेगा। मां की आंखों में भी आंसू आ गए। संध्या,
तुझे अकेले इतना सब सहना पड़ा, क्यों नहीं पहले बता दिया? संध्या ने धीमे स्वर में कहा। डरती थी मां कि लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। मां ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, याद रख, गलती करने वाला हमेशा गुनहगार होता है, सहने वाला नहीं। आज तूने सच कहने की हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ी जीत है। उस शाम घर का माहौल तूफानी हो गया। पापा बार बार कह रहे थे, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, उसे जेल भेजूंगा। मां संभल कर सोचने की सलाह दे रही थीं। देखिए, पहले मोहल्ले के कुछ लोगों को बताना चाहिए, अकेले लड़ना मुश्किल होगा। अगर समाज साथ होगा तो बात और मजबूत बनेगी। संध्या बीच में चुपचाप बैठी थी। उसके भीतर डर और हिम्मत दोनों चल रहे थे। डर इस बात का कि समाज सचमुच उसके साथ खड़ा होगा या नहीं, और हिम्मत इस बात की कि अब जो भी हो वह पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन पापा ने मोहल्ले के 2-3 जानकार लोगों को बुलाया। पंडित जी, शर्मा अंकल और राकेश भैया। सब बैठे तो पापा ने गुस्से में पूरी बात सुना दी। शर्मा अंकल पहले तो चौंके, फिर बोले, ये कैसे हो सकता है? अमरेश तो सालों से बच्चों को पढ़ाता है, मोहल्ले में उसकी अच्छी इज्जत है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, लड़की झूठ क्यों बोलेगी? और अगर रिकॉर्डिंग है तो बात साफ है। राकेश भैया, जो युवाओं में मुखर माने जाते थे, बोले, अगर ये सच है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। शर्मा अंकल फिर भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन सोचिए, अगर ये बात बाहर जाएगी तो मोहल्ले की बदनामी होगी। लोग कहेंगे यहां के टीचर ऐसे हैं। पापा ने गुस्से से कहा, बदनामी तब होती है जब गुनहगार को बचाया जाए, न कि जब गुनाह उजागर हो। मेरी बेटी पर किसी ने हाथ डाला है, मैं किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं बैठूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। सबको पापा की बात में सच्चाई नजर आई। उस रात संध्या को पहली बार लगा कि उसके पिता उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन उसे यह भी पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने मां पापा को सब बताया। अब यह सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं, बल्कि मेरे परिवार की लड़ाई है। समाज चाहे साथ दे या न दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगले दिन मोहल्ले में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे, बेचारी लड़की, कितना सहा होगा। तो कुछ फुसफुसा रहे थे, पता नहीं सच्चाई क्या है, लड़की भी तो क्लास में अकेली रुकती थी। ये ताने संध्या के कानों तक भी पहुंचे। उसे चोट लगी, लेकिन अब वह टूटने वाली नहीं थी। उसने खुद से कहा, हां, लोग बातें करेंगे, लेकिन यही तो उन्हें हमेशा करने की आदत है। अगर मैं चुप रह जाऊंगी तो और लड़कियां भी डर जाएंगी। मुझे लड़ना ही होगा। पापा ने ठान लिया कि अगले दिन थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। मां थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने भी हामी भर दी। अब सबकी नजरें संध्या पर थीं। वह सोच रही थी, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या पुलिस और कोर्ट के चक्कर झेल पाऊंगी? लेकिन तभी उसकी डायरी के शब्द गूंज उठे, गलती करने वाला गुनहगार होता है, सहने वाला नहीं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हां, मैं तैयार हूं। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। सुबह का समय था। आसमान में हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन संध्या के घर का माहौल भारी था। पापा ने तय कर लिया था कि आज थाने जाकर शिकायत करनी ही है। मां थोड़ा घबराई हुई थीं, बार बार कह रही थीं, देखिए, पुलिस के चक्कर आसान नहीं होते। लोग बातें बनाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों तक चलेंगे। लेकिन पापा का गुस्सा और बेटी के प्रति प्रेम अब किसी डर को जगह नहीं दे रहा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम आज चुप रहे तो ये आदमी और बेटियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। मैं अपने डर को बेटी की इज्जत से बड़ा नहीं मान सकता। संध्या खामोश बैठी सब सुन रही थी। उसके मन में भी डर था, लेकिन पिता की आवाज ने उसके अंदर हिम्मत भर दी। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपके साथ चलूंगी। पापा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। बिल्कुल बेटी, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। थाने का बड़ा सा नीला बोर्ड दूर से ही दिखाई देने लगा। गेट के पास खड़े सिपाही ने जैसे ही उन्हें अंदर आते देखा, वह हौले से मुस्कुराया। किस काम से आए हैं? पापा ने सख्त आवाज में कहा। शिकायत दर्ज करनी है। अंदर एक कमरे में दरोगा साहब कुर्सी पर बैठे पंखा झलवा रहे थे। जैसे ही पापा ने पूरी बात सुनाई, दरोगा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अमरेश,
वही कोचिंग वाला? अरे, उसकी तो अच्छी पकड़ है शहर में। आप लोग सोच समझकर शिकायत लिखवाइएगा, पापा ने कहा। सोच समझकर ही आए हैं। मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। संध्या ने मोबाइल निकाला और वह हिस्सा चलाया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। दरोगा ने भौहें चढ़ाईं। ये तो मामला गंभीर है। लिखते हैं आपकी शिकायत। उन्होंने कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू किया। नाम अमरेश कुमार। गुनाह, पापा ने ठोस आवाज में कहा, मेरी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर गलत इरादे जताना और जबरदस्ती करने की कोशिश करना। संध्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ डाले। यह वक्त कमजोर होने का नहीं था। एफआईआर दर्ज हो गई। दरोगा ने कहा, अब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। और हां, समाज में बातें तो होंगी। पापा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, बातें करने दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। थाने से निकलते समय संध्या का दिल तेज धड़क रहा था। बाहर हवा में एक नया बोझ था, लेकिन साथ ही राहत भी थी कि अब मामला छुपा नहीं, खुल चुका है। मोहल्ले में जैसे ही खबर फैली, हलचल मच गई। लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग बोले, सही किया संध्या ने, ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। तो कुछ फुसफुसाए, लड़की भी तो अकेली रुकती थी क्लास में, जरूर इसमें उसकी भी गलती होगी। संध्या ने यह सब सुना, दिल दुखा, लेकिन उसने खुद को समझाया, हां, लोग ताने देंगे, लेकिन यही सच्चाई है। अब इन्हीं तानों को तोड़कर रास्ता बनाना होगा। इधर अमरेश को जैसे ही पुलिस शिकायत की खबर मिली, वह बौखला गया। उसने तुरंत अपने जान पहचान वालों से फोन मिलाने शुरू किए। भाई साहब, देखिए ना, ये लड़की मेरी इज्जत खराब करने पर तुली है। आप तो जानते हैं मैं सालों से बच्चों को पढ़ाता हूं। कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। चिंता मत करो, हम मोहल्ले में तेरी अच्छी छवि बनाएंगे। उसने वकील भी कर लिया जिसने सलाह दी। लड़की को बदनाम करना पड़ेगा, केस तभी ढीला होगा। कह देना कि उसने खुद झूठा इल्जाम लगाया है। अमरेश के चेहरे पर घमंड लौटा। हां, यही करना होगा। ये लड़की सोचेगी भी नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूं। संध्या को यह सब सुनकर और गुस्सा आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, वो मुझे डराना चाहता है, लेकिन अब डर मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बन चुका है। मैं रोऊंगी नहीं, अब बोलूंगी। पड़ोस की औरतें मिलने आईं। कुछ ने सहानुभूति जताई, बिटिया तू बहुत बहादुर है। तो कुछ ने ताने मारे, देखो देखो, पढ़ाई के नाम पर कैसे कांड करवा रही है। हमारी बेटियां तो कभी ऐसा नहीं करती। संध्या चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके मन में दर्द हुआ, लेकिन साथ ही भीतर कहीं यह आवाज आई, अगर मैं आज टूट गई तो यही औरतें कल अपनी बेटियों को भी चुप रहने को कहेंगी। मुझे इनके लिए भी खड़ा होना है। उस रात पापा ने कहा, संध्या, कल पुलिस अमरेश को पूछताछ के लिए बुलाएगी। हमें भी वहां जाना होगा, हिम्मत रखनी। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। पापा, अब डर नहीं लग रहा, अब लगता है कि मैं सही कर रही हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी तू सच में बहादुर है। याद रख, तेरी लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं रही, अब यह सबके लिए है। अगले दिन जब पुलिस अमरेश को थाने लाई, पूरा मोहल्ला खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। अमरेश के चेहरे पर बनावटी मासूमियत थी। मैं निर्दोष हूं, यह सब झूठा इल्जाम है, मैं तो बस बच्चों को पढ़ाता हूं। लेकिन दरोगा ने उसे कड़क आवाज में टोका, तेरा सच अब रिकॉर्डिंग बताएगी। संध्या भी वहीं खड़ी थी। उसने अमरेश की आंखों में आंखें डालकर देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि अब डर उसकी आंखों से गायब हो चुका है। अब सामने खड़ा गुनहगार ही बेचैन और बौखलाया हुआ दिख रहा था। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज पहली बार गुनहगार मेरी आंखों के सामने था और मैं डरी नहीं। यह मेरी असली जीत की शुरुआत है। संध्या के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अदालत की सीढ़ियां। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अब केस कोर्ट पहुंचा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में अमरेश से पूछताछ की और केस फाइल आगे बढ़ा दी। सुबह जब पापा ने कहा, आज हमें कोर्ट जाना है बेटी, पहली सुनवाई है, संध्या का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने अपने कपड़े देखे, सफेद सलवार कुर्ता पहना, चेहरे पर हल्की सी गंभीरता। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हिम्मत झलक रही थी। मां ने जाते जाते उसके माथे पर तिलक किया। बेटी,
आज तू लाखों बेटियों की आवाज बनेगी, हिम्मत रख। कोर्ट परिसर बड़ा और भीड़ भरा था। इधर उधर वकील काले कोट पहने भागते भागते केस फाइलें उठाए जा रहे थे। एक कोने में पुलिस वाले खड़े थे। पापा ने हाथ पकड़कर संध्या को भीतर ले गए। जज साहब ने कुर्सी पर बैठते ही केस की फाइल उठाई। अमरेश कुमार बनाम राज्य। अमरेश को पुलिस ने हवालात से निकालकर कटघरे में खड़ा किया। वह सफेद शर्ट और काली पैंट पहने था। चेहरे पर बनावटी मासूमियत और घबराहट का मिला-जुला भाव था। उसके वकील ने आगे बढ़कर कहा, मान्यवर, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। लड़की और उसके परिवार ने झूठा इल्जाम लगाया है। दरअसल लड़की की पढ़ाई कमजोर थी और जब मुवक्किल ने उसे समझाया तो लड़की ने बदला लेने की नीयत से यह कहानी गढ़ दी। संध्या का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे कोई उसके सच को झुठला रहा है। उसके वकील, एक समझदार और तेज तर्रार औरत, राधिका जी, खड़ी हुईं। मान्यवर, हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें अभियुक्त के शब्द साफ साफ सुने जा सकते हैं। यह मामला झूठ का नहीं बल्कि हकीकत का है। जज ने कहा, सबूत पेश कीजिए। राधिका जी ने मोबाइल और उसकी प्रमाणित कॉपी अदालत में जमा करवाई। जज ने आदेश दिया कि इसकी जांच लैब में होगी। पहली सुनवाई छोटी रही। अमरेश को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन जाते जाते उसने संध्या की ओर देखा और होंठों से फुसफुसाया, तुम जीत नहीं पाओगी। संध्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। अगले कुछ दिनों में अमरेश ने अपनी चालें तेज कर दीं। वह मोहल्ले में अपने समर्थकों को इकट्ठा करने लगा। देखो भाइयों, मैं मासूम हूं। इस लड़की ने मेरी इज्जत खराब कर दी, मुझे फंसाया है। कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए। हाँ, अमरेश भैया तो सालों से बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे मान लें कि उन्होंने गलत किया होगा। परंतु बहुत से लोग चुपचाप संध्या के साथ खड़े थे। एक दिन संध्या कॉलेज जा रही थी। रास्ते में कुछ लड़के पीछे पीछे चलने लगे। अरे, यही वो लड़की है ना जिसने टीचर पर केस किया है? हाँ हाँ, बड़ी बहादुर बन रही है। संध्या ने कदम तेज कर लिए। दिल तो टूटा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। घर आकर उसने डायरी में लिखा, लोग ताने मारेंगे, पर यही तो असली लड़ाई है। अगर उनकी बातें सुनकर टूट गईं तो अमरेश जीत जाएगा। कोर्ट की दूसरी तारीख आई। इस बार गवाहों को बुलाया गया। पुलिस ने बयान दर्ज किए। संध्या को गवाही देनी थी। जज साहब ने पूछा, बेटी, तुम बताओ कि उस दिन कोचिंग में क्या हुआ था? संध्या ने गहरी सांस ली और पूरी घटना बयान की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सच की ताकत उसमें झलक रही थी। अमरेश का वकील बीच बीच में सवाल पूछता रहा, क्या यह सच नहीं कि तुम अक्सर अकेली रुकी रहती थीं? क्या यह सच नहीं कि तुम्हारे और टीचर के बीच बातचीत सामान्य थी? संध्या ने संयम से जवाब दिए, हां, मैं पढ़ाई में कमजोर थी इसलिए रुकी रहती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई मुझे गलत नजर से देखे। गवाही के बाद जब संध्या बाहर आई तो उसके पापा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने तो आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू सच में बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन अमरेश की चालें थमी नहीं। उसने मीडिया में खबर फैलवा दी। छात्रा ने झूठा केस दर्ज कराया, टीचर निर्दोष। कुछ अखबारों ने बिना जांच के ही खबर छाप दी, कोचिंग टीचर फंसा राजनीति का शिकार। यह देखकर संध्या का दिल दुखा। लोग सच्चाई जाने बिना क्यों फैसले सुना देते हैं? राधिका जी ने समझाया, बेटी, यही समाज है, लेकिन हमें मीडिया से ज्यादा अदालत पर भरोसा रखना होगा। सच की जीत देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। उस रात संध्या देर तक छत पर बैठी रही। हवा तेज चल रही थी। उसने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, मुझे ताकत देना, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर उसने डायरी में लिखा, आज मुझे एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह हर उस लड़की के लिए है जो चुप रहती है। मैं अगर हारी तो लाखों की आवाज हार जाएगी। इधर अमरेश ने अपने वकील से कहा, लड़की को बदनाम करो, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाओ, तभी यह केस कमजोर होगा। वकील ने हामी भर दी। चिंता मत करो, मैं इसे झूठा केस साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। अमरेश मुस्कुराया। देखना, वो लड़की ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि संध्या अब उस मासूम लड़की से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है, जो कभी उसकी क्लास में किताबें लेकर बैठा करती थी। कोर्ट की दूसरी तारीख के बाद जैसे ही लोग बाहर निकले, पूरा शहर मानो दो हिस्सों में बांट गया। एक हिस्सा था जो कह रहा था,
लड़की बहादुर है, उसने सही किया। और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, पता नहीं सच क्या है, कहीं लड़की झूठ तो नहीं बोल रही। इन फुसफुसाहटों ने जल्द ही अफवाहों का रूप ले लिया। कॉलोनी की गली में संध्या जैसे ही निकली, वो पड़ोस की कुछ औरतें खड़ी होकर बातें करने लगीं। यही है वो लड़की। हाँ हाँ, टीचर पर केस कर दिया, अब पढ़ाई कौन करेगा इसके पास। लड़कियां तो घर की इज्जत होती हैं, इसे ही समझ नहीं आया। संध्या के कानों में ये शब्द पड़ते रहे, उसका दिल टूटा, लेकिन उसने कदम धीमे नहीं किए। घर लौटकर मां से बोली, मां, लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं, जैसे गुनहगार मैं हूं। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, समाज हमेशा सच को पहले ठुकराता है, लेकिन याद रखिए, सच की ताकत समय के साथ खुद सामने आती है। इसी बीच अमरेश की चालें और तेज हो गईं। उसने अपने वकील और कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलकर मीडिया में खबरें डलवानी शुरू कर दी। लड़की ने झूठा केस दर्ज कराया, टीचर निर्दोष साबित। पढ़ाई में कमजोर छात्रा ने टीचर से बदला लिया। कुछ अखबार और टीवी चैनल भी बिके हुए थे। उनकी हेडलाइन देखकर संध्या का खून खौल उठा, लेकिन पापा ने समझाया, बेटी, मीडिया का शोर कुछ दिन का होता है, असली फैसला कोर्ट का होगा। हम हार नहीं मानेंगे। क्लासमेट्स में भी बातें फैल गईं। कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियां कानाफूसी करने लगे, देखो देखो यही है वो, टीचर को फंसा दिया। एक लड़की ने तो सीधे सामने आकर कह दिया, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, न कि टीचर पर केस। संध्या ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, आज अगर मैं चुप रहती तो कल तुम्हें बोलने की भी हिम्मत न होती। उस लड़की की बोलती बंद हो गई। रात को संध्या अकेले छत पर बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने डायरी खोली और लिखा, लोग मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं। मैं हर उस आवाज का बोझ उठा रही हूं जिसे चुप करा दिया गया। उसने आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था। उसे लगा जैसे चांद कह रहा हो, सच को छुपाया नहीं जा सकता, जैसे मुझे बादल हमेशा नहीं ढक सकते। इधर अमरेश के समर्थक मोहल्ले में पोस्टर चिपकाने लगे, अमरेश मासूम है, बेटी बचाओ, झूठे केस से बचाओ। यह देखकर पापा का खून खौल गया। ये आदमी अब भी शर्मिंदा नहीं, बल्कि और घटिया हरकत कर रहा है। पापा थाने गए और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पोस्टर हटवाए, लेकिन अफवाहों का जहर अब लोगों के दिमाग में उतर चुका था। गली में खेलते बच्चे भी संध्या को देखकर फुसफुसाने लगे, वो देखो, वही लड़की है, इसकी वजह से मास्टर जी जेल जाएंगे। संध्या का दिल रो पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मां ने गले लगाकर कहा, बेटी तू रो मत, तेरे आंसू देखकर वो जीत जाएगा। इसी बीच ही राधिका जी, संध्या की वकील, ने उसे बुलाया। बेटी, ये समय सबसे कठिन है। अमरेश तुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां तू अगर टिक गई तो केस हमारे पक्ष में मजबूत होगा। संध्या ने सिर हिलाया, मैं नहीं टूटूंगी, अब चाहे कितनी भी बातें हों। तीसरी सुनवाई का दिन आया। कोर्ट में भी माहौल अलग था। अमरेश के वकील ने फिर कोशिश की, मान्यवर, लड़की का चरित्र संदिग्ध है। उसने खुद अपने टीचर से नजदीकियां बढ़ाई थीं। यह सुनकर संध्या का खून खौल गया। वह फौरन खड़ी हुई और बोली, मान्यवर, मेरा चरित्र नहीं है, बल्कि उसका अपराध इस कोर्ट का विषय होना चाहिए। अगर किसी लड़की का चरित्र ही तय करेगा कि उसे इंसाफ मिलेगा या नहीं, तो फिर इस समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकती। पूरा कोर्ट हॉल कुछ पल के लिए खामोश हो गया। जज साहब ने सख्ती से वकील को टोका, अदालत में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, मुद्दे पर बहस कीजिए। यह सुनकर अमरेश का चेहरा उतर गया। गवाही के बाद बाहर जब संध्या निकली, कई पत्रकार उसके पास आए। आप लोगों के तानों से कैसे निपट रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? संध्या ने ठोस आवाज में कहा, मुझे तानों से नहीं, चुप्पी से डर लगता है। अगर मैं चुप हो जाती तो औरतों पर जुल्म करने वाले और ताकतवर हो जाते। अब मैं डरी नहीं, लड़ी हूं। उसकी यह बात अखबारों में छपी और धीरे धीरे समाज के एक बड़े हिस्से ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। रात को संध्या ने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, आज समझ आया कि अफवाहें कितनी भी तेज हों, सच की आवाज अगर बुलंद हो तो लोग सुनते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इधर अमरेश गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वकील से कहा, यह लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है।
मुझे हर हाल में इसे हराना है। वकील बोला, तुम्हें समझना होगा, ये केस अब समाज की नजरों में भी बड़ा बन गया है। हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। लेकिन अमरेश ने मन ही मन तय कर लिया था, अगर अदालत में मैं इसे नहीं तोड़ पाया तो बाहर से डराऊंगा। संध्या के लिए यह समय सबसे चुनौतीपूर्ण था। अमरेश, जिसे पहले कोई रोक नहीं पाता था, अब हर मोड़ पर उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक सुबह संध्या स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे मोबाइल पर कुछ मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस मिले। स्क्रीन पर लिखा था, सोच समझकर बोलो वरना पछताओगी। संदेश भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन अंदाज और शब्द वही थे जो अमरेश इस्तेमाल करता था। संध्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन मां को दिखाया। मां ने तुरंत पापा को बुलाया। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह वही आदमी है, डरने की जरूरत नहीं, हम उसके खिलाफ हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। मां ने भी सहमति जताई। बेटी, यह उसके डराने धमकाने का तरीका है, तू अब तक जितनी हिम्मत दिखाई है वह बढ़कर दिखा, चुप न हो। थाने जाकर उन्होंने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत केस नंबर के साथ नया प्रकरण दर्ज किया, धमकी और डराने धमकाने की कोशिश। पुलिस ने कहा, अब इसे गंभीरता से लिया जाएगा, उसके मोबाइल और मैसेजेस की जांच करेंगे, अदालत में भी यह सब सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। संध्या को पहली बार लगा कि अब सच की जीत का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई थी। अमरेश की तरफ से वकील ने कहा, मान्यवर, लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है, झूठे आरोप लगा रही है, लेकिन जज साहब ने सख्ती से टोका, कोर्ट में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका भी परीक्षण होगा। तथ्य और सबूत को ध्यान में रखें। संध्या की वकील राधिका जी ने रिकॉर्डिंग और मैसेज सब जमा कर दिया। संध्या कोर्ट में खड़ी थी। उसके कानों में लोगों के ताने गूंज रहे थे, देखो, झूठ बोल रही है, टीचर निर्दोष है। लेकिन उसने अपने आप से कहा, तानों से डरना नहीं है, डर से चुप बैठा रही तो जीत वही होगी जो जुल्म करता है। उसने ध्यान रखा कि हर शब्द शांत और स्पष्ट हो। उसने कोर्ट में कहा, मैं सच बोल रही हूं, अगर मैं चुप रहूंगी तो अमरेश जैसे लोग और बेटियों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मेरा डर अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। अमरेश का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी कुर्सी में झुका और बार बार अपने वकील से इशारे करता रहा। जज ने आदेश दिया कि अमरेश का मोबाइल जांच के लिए जब्त किया जाए। यह सुनकर संध्या के भीतर हल्का आराम महसूस हुआ। मोहल्ले में भी धीरे धीरे लोग संध्या के पक्ष में खड़े होने लगे। कई लोगों ने कहा, देखो, बच्ची सच बोल रही है, इंसाफ चाहिए। कुछ औरतें भी आईं और संध्या को गले लगाकर कहा, बेटी, तू बहादुर है, हमें भी हिम्मत मिली। संध्या का मन अब पहले से और मजबूत हो गया था। उसने डायरी में लिखा, लोग चाहे जो कहें, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, सच की ताकत ही मेरी ढाल है। इसी बीच अमरेश ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने कुछ गुंडों को भेजा ताकि संध्या और उसके परिवार को डराया जा सके। एक रात पापा के ऑफिस के बाहर अज्ञात लोग खड़े दिखे। उन्होंने धमकियां दी, अमरेश, भैया के खिलाफ कुछ मत बोलना, वरना। पापा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम डरेंगे नहीं, पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और चेतावनी दी। संध्या ने यह सब देखा। उसके भीतर डर था, लेकिन गुस्सा और हिम्मत भी बढ़ी। उसने खुद से कहा, अगर डर से पीछे हट गई तो यह लड़ाई अधूरी रहेगी। अब मैं और मजबूत बनूंगी। अगले दिन कोर्ट में अमरेश के खिलाफ पुलिस ने धमकी का सबूत प्रस्तुत किया। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, अभियुक्त को चेतावनी दी जाती है, किसी भी तरह की धमकी देने पर कठोर कार्रवाई होगी। संध्या ने राहत की सांस ली। कॉलेज और मोहल्ले में अब लोग धीरे धीरे सच समझने लगे। कई लोग बोले, सच को दबाया नहीं जा सकता, यह लड़की बहादुर है। संध्या के अंदर अब एक नई ताकत आई। अब मुझे सिर्फ अदालत पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि समाज को भी सच दिखाना है। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में फंसे, उसे डरने की जरूरत नहीं, आवाज उठाओ, इंसाफ मिलेगा। रात को संध्या फिर अपनी डायरी में लिखती है, आज मैंने डर के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई।
अब मैं जानती हूं कि डर और धमकियां असली लड़ाई नहीं रोक सकती। लड़ाई उसकी है जो जुल्म करता है, और मैं खड़ी रहूंगी। संध्या के जीवन में अब उस दिन की सुबह आई जिसे वह सालों याद रखेगी। कोर्ट का निर्णायक दिन। कोर्ट परिसर में माहौल गंभीर था। जज साहब कुर्सी पर बैठे थे और सुनवाई शुरू होने ही वाली थी। संध्या अपने माता पिता और वकील राधिका जी के साथ खड़ी थी। उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन अब डर नहीं था। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। अमरेश कटघरे में खड़ा था। चेहरे पर घबराहट और असहायता साफ दिख रही थी। उसके वकील ने पूरी कोशिश की कि केस को कमजोर दिखाया जाए, लेकिन अब अदालत के सामने रिकॉर्डिंग, धमकियों के संदेश और गवाहों के बयान मौजूद थे। जज साहब ने कहा, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सभी प्रमाण और गवाहों की गवाही से स्पष्ट होता है कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा के साथ गलत इरादे से कार्य किया। इसके अलावा आरोपी ने धमकियां देकर गवाहों और पीड़िता को प्रभावित करने की कोशिश की। संध्या की धड़कन तेज हो गई। यह शब्द उसे उम्मीद दे रहे थे। जज साहब ने अमरेश से पूछा, तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं, क्या तुम्हारा बयान है? अमरेश घबराया और कहा, मैं निर्दोष हूं। मैं सिर्फ पढ़ा रहा था। जज ने कटाक्ष करते हुए कहा, सिर्फ पढ़ाना कोई बहाना नहीं बन सकता। अदालत के पास स्पष्ट प्रमाण हैं। रिकॉर्डिंग, मैसेज और गवाह सभी यह साबित करते हैं कि आपने शिकार को धमकाया और गलत इरादे दिखाए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। यह वह पल था जब उसे महसूस हुआ कि उसके सच की ताकत अब जीत के करीब है। वकील राधिका जी ने अदालत में अंतिम तर्क दिए। मान्यवर, यह मामला सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जिसे डर और धमकी के कारण चुप रहने को मजबूर किया जाता है। अगर हम अमरेश जैसे गुनहगारों को सजा नहीं देंगे तो समाज में डर का शासन रहेगा। हमारी मांग है कि आरोपी को कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिमाकत न करे। जज ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी बात ठीक है। अब अदालत इस मामले में फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें संध्या पर थीं। उसके परिवार ने उसके हाथ थामे और उसे मजबूती दी। जज ने फाइनल आदेश पढ़ना शुरू किया। अदालत का निर्णय है कि आरोपी अमरेश कुमार दोषी पाया जाता है। उसे नाबालिग छात्रा के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, धमकियां देने और गलत इरादे से व्यवहार करने के लिए कानून के तहत कठोर सजा दी जाएगी। संध्या के गले में जैसे सांस की कोई बोझ उतरी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और राहत थी। पिता ने उसे गले लगाया। बेटी, तुझे गर्व होना चाहिए। तूने डर और धमकियों के सामने खड़े होकर न्याय हासिल किया। मां ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हमारी बहादुरी की बेटियां यही साबित करती हैं कि डर हमेशा जीत नहीं सकता। संध्या ने महसूस किया कि यह जीत केवल अदालत में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और समाज में सच की ताकत में भी थी। मोहल्ले में धीरे धीरे लोग समझने लगे। कई लोग कहने लगे, सच को दबाया नहीं जा सकता। संध्या ने हिम्मत दिखाई। कुछ लोग अभी भी कहते रहे, लेकिन उनका असर कम हो गया। अब समाज में यह संदेश गया कि अगर कोई लड़की हिम्मत से खड़ी हो तो कोई भी ताकतवर व्यक्ति उसे डराने या धमकाने में सफल नहीं हो सकता। संध्या ने कॉलेज में भी अपने दोस्तों से कहा, अगर कोई भी लड़की ऐसी स्थिति में फंसे, डरने की जरूरत नहीं। आवाज उठाओ। सच की ताकत हमेशा जीतती है और हम सबको साथ देना होगा। उस रात संध्या अपनी डायरी में लिखती है, आज मैंने साबित कर दिया कि डर को कभी ताकत नहीं बनने देना चाहिए। आज मेरा सच, मेरी हिम्मत और मेरे परिवार की मजबूती ने जीत हासिल की। यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की जीत है जो डर के कारण चुप रहती है। अमरेश की हार के बाद उसके समर्थक धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मोहल्ले और स्कूल में अब लोग खुलकर संध्या का समर्थन करने लगे। संध्या को पहली बार एहसास हुआ कि डर और झूठी अफवाहों के बावजूद सच और हिम्मत की जीत निश्चित होती है। अदालत का फैसला सुनने के बाद संध्या के जीवन में एक नया सूरज उगा। अब सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और मोहल्ले में भी सम्मान और गर्व का माहौल था। सुबह का समय था। घर में हल्की धूप और ताजगी थी। मां ने रसोई में नाश्ता तैयार किया और पापा ने संध्या को प्यार से देखा। बेटी, अब तू न सिर्फ हमारे लिए
बल्कि हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन गई है जो डर के कारण चुप रहती है। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मां पापा, सच में मुझे लगता है कि डर हमेशा कमजोर नहीं करता, बल्कि सही समय पर खड़ा होना ताकत बन जाता है। अब मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूं। कॉलेज में भी उसका स्वागत हुआ। पहले कुछ लोग संदेह करते थे, अब वही लोग कह रहे थे। संध्या ने सच में हिम्मत दिखाई। वह हमारी प्रेरणा बन गई। संध्या ने अपने दोस्तों को ध्यान से देखा। वह जानती थी कि उसके संघर्ष का असर सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहा। उसका साहस अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। मोहल्ले में भी लोग धीरे धीरे बदलने लगे। संध्या के पक्ष में खड़े हुए लोग खुलेआम कहने लगे, सच और हिम्मत की ताकत हमेशा जीतती है। यह लड़की हमारी सीख है। अब कोई भी लड़कियों को डराने की सोच नहीं सकता। संध्या की आत्मविश्वास बढ़ा। उसने समाज को यह संदेश देने की ठानी कि लड़कियों को डर से नहीं, हिम्मत से लड़ना चाहिए। घर में भी बदलाव आया। पिता ने कहा, अब समय है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। पढ़ाई, करियर और अपने सपनों को पूरा करने में कोई रोक न पाए। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। चाहे समाज के ताने हों या मुश्किल रास्ते, तू कभी अकेली नहीं है। संध्या ने गहरी सांस ली। हां, अब मैं डर नहीं मानूंगी। मेरी जिंदगी अब मेरी है और मैं इसे हिम्मत और सच्चाई के साथ जीना चाहती हूं। कॉलेज में भी उसने लड़कियों के लिए एक छोटी पहल शुरू की, हिम्मत और सच क्लास। इसमें वह उन लड़कियों को सिखाती कि डर और धमकियों के सामने खड़े होना क्यों जरूरी है। पहली क्लास में संध्या ने कहा, अगर आप डर के सामने खड़ी रहेंगी तो ही आप सुरक्षित रह सकती हैं। डर से चुप रहना सिर्फ गुनहगारों को बढ़ावा देता है। अपनी आवाज उठाओ। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है। लड़कियां ध्यान से सुन रही थीं। कई की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही नई उम्मीद और हिम्मत भी थी। संध्या ने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं थी। यह सच, हिम्मत और समाज में बदलाव की लड़ाई थी। एक दिन वह छत पर बैठी अपनी डायरी में लिख रही थी, आज मैं समझ गई हूं कि सच्चाई की ताकत और हिम्मत का साहस ही समाज बदल सकता है। डर कभी भी जीत नहीं सकता। अगर मैं अब पीछे हटूंगी तो हजारों लड़कियां कभी आवाज नहीं उठाएंगी। इस जीत ने मेरे जीवन को नया दृष्टिकोण दिया है। मोहल्ले में धीरे धीरे अमरेश की छवि धूमिल होने लगी। लोग अब खुलकर कहते थे, सच की जीत हुई। अब कोई भी गलत इरादे से बच्चों के पास नहीं जाएगा। अमरेश को जेल हुई और समाज ने महसूस किया कि सत्य और हिम्मत का रास्ता किसी भी ताकतवर व्यक्ति को नहीं रोक सकता। संध्या ने अपने माता पिता से कहा, मां पापा, अब मैं सिर्फ अपने जीवन की नहीं, बल्कि और लड़कियों की भी आवाज बनना चाहती हूं। मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी कोशिश ने बहुत कुछ बदल दिया है। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तू हमारी उम्मीद और गर्व की मिसाल है। यही सच की जीत है। पापा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम हमेशा तेरे साथ हैं और अब तू समाज में बदलाव की मिसाल बन चुकी है। यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बल्कि हमारी भी थी। अगले कुछ महीनों में संध्या ने अपने स्कूल और मोहल्ले में लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया। उसने कहा, डर से मत घबराओ। अगर कोई तुम्हें धमकाए या गलत इरादे दिखाए तो आवाज उठाओ। केवल हिम्मत और सच्चाई से ही बदलाव आता है। संध्या की कहानी धीरे धीरे शहर भर में फैल गई। लोग अब डर और धमकियों से लड़ने का सबक सीखने लगे। रात को संध्या ने अपनी डायरी में अंतिम शब्द लिखे, यह कहानी मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसने डर के कारण चुप रहकर अपना और दूसरों का भविष्य दांव पर रखा। सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। अगर हम चुप रहें तो अन्याय जीत जाता है। मेरी यही सीख है, डर को कभी ताकत मत बनने दो। हमेशा सच और हिम्मत के साथ खड़े रहो। इस तरह संध्या ने न केवल अदालत में न्याय पाया, बल्कि समाज में हिम्मत और सच की मिसाल भी कायम की। उसका जीवन अब नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा था, जहां डर का कोई स्थान नहीं था और उसकी आवाज लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।